नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिनकी रगों में खून नहीं, मेहनत जुनून दौड़ता, वो आर्मी की तैयारी करता। अगर आप भी तैयारी आर्मी की तन मन से करते हो तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आर्मी में किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कितने आते हैं। तो दोस्तों इसको पेपर को पूरा लेना, बीच में से ना छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी की जनवरी या फरवरी में, लगभग फरवरी में आ चुकी है वापस भर्ती। तो ये है दोस्तों कब, भारतीय थल सेना 2021 का क्वेश्चन पेपर है। परीक्षा तिथि 28/3/2021 को इसका एग्जाम हुआ था। वाक्य व्याख्या सहित हल लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है। तो दोस्तों इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, अग्नि 5 की रेंज। अब दोस्तों इसके बारे में बात की जाए, यानी इसकी अग्नि 5 यानी IST अग्निफायर भारतीय सशस्त्र बलों के सामरिक बल कमान FFC के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसका पूछा जा सकता है कि अग्नि 5 किस प्रकार की, तो ये कौन सी हो जाएगी, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी, बंगाल में। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, यानी आपके एग्जाम में आने वाले मालवाड़ी प्रणाली। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी ने नई राजस्व प्रणाली तैयार की, जो 1822 में लागू की गई। ये कब लागू की गई, 1822 में। उनके निर्देश में कलेक्टर गांव गांव जाकर जमीन का निरीक्षण करते थे, खेतों की मापजोख करते थे और विभिन्न समूह की रीति रिवाजों और अधिकारियों को दर्जा करते थे। राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदारी के बजाय प्रधान को दिया गया था। इस व्यवस्था को मालवाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की परिभाषा, यानी उसके बारे में। क्वेश्चन 3। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई। तो दोस्तों भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। कहाँ पे, मुंबई में से ठाणे। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली। ये ट्रेन केवल 34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अब आपको पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई, उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो क्या हो जाएगा, जनरल लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था, यानी कौन सा हो जाएगा इसका राजवंश दोस्तों, ये हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं हम। कल्याणी के चालुक्य दक्षिण भारत में चोल वंश के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। इन दोनों राजवंशों के बीच 200 से अधिक वर्षों तक संघर्ष चला। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। इस शासन 1850 से 871 रहा। राजेंद्र चोल प्रथम 1814 से 1044 दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माने जाते हैं। अब आपको किस किस प्रकार की क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन हो जाएगा, विजयालय चोल। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी को किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंधाधुन फिल्म। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में हुई, जिसमें कई पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंधाधुन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मक्कर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तथा सुशांत सिंह द्वारा अभिनीत फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। ये कौन सा, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6। मेकाले ने अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा कहाँ पे हो जाएगी, मध्य प्रदेश। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसके बाद ताप्ती है। नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है।
अमरकंटक का ऐतिहासिक महत्व दो नदियों नर्मदा नदी, सोन नदी के उद्गम स्थल के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप संबंधित है। तो दोस्तों ये संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किससे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा खेली जाने वाली एक एसोसिएशन फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता है। सुब्रतो कप का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय की मदद से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मुहाना नहीं बनाती है, यानी कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी है जो क्या मुहाना नहीं बनाती। नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से 1065 की ऊंचाई से निकलती है। अब नर्मदा नदी का उद्गम भी आ सकता है, तो कहाँ से हो जाएगा? अमरकंटक नामक स्थान से। इस नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1312 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले यह नदी मुहाना का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी मुहाना का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में लागू किया गया था, जबकि इसकी पेशकश की कब की गई थी? 1990 में। तो हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1992। अब भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सार्वधिक निकाय है जिसके अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। कौन थी इसकी? महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जानकी पटनायक। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर मोहिनी गिरी थी। यानी प्रथम 1992 एवं द्वितीय कब किया गया? 1995। तीसरा आयोग गठन 1999 में, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती विभा पारस सारथी थी। यह आयोग का गठन 2014 ईस्वी में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमार मंगलम थी। क्वेश्चन नंबर 10, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये किस महाद्वीप में हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में एक रेगिस्तानी गिरिपद पठार है जो एंडीज पर्वत से पश्चिम में प्रशांत तट पर 1600 किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करता है। यह ध्रुवीय रेगिस्तानों की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र रेगिस्तान है। यह वर्ष के अधिकांश समय मौसम शुष्क और रातें मध्यम ठंडी होती है। वर्षा की कमी अटाकामा रेगिस्तान की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11, अश्विनी बोन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अश्विनी बोन्नप्पा का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी, बैडमिंटन। अश्विनी बोन्नप्पा माथिमहा, जन्म 18 सितंबर 1989, एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। महिला और मिश्रित युगल दोनों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है। बोन्नप्पा को और ज्वाला गुड्डा ने BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। वर्ष 2011 में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी और दूसरी महिला बनी थी। कौन? अश्विनी बोन्नप्पा। या क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान से सहयोग में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र ने बोस ने कौन कौन से? जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे भी किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश अर्धरात्रि का सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अर्धरात्रि के सूर्य के देश को किसको कहा जाता? नॉर्वे को। अर्धरात्रि या मध्य रात्रि।
उगते हुए जापान और अस्त हुए इंग्लैंड। अर्धरात्रि का सूर्य को कहा जाता है यूरोप महाद्वीप का एक देश है ये नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। ध्यातव्य कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1206 ईस्वी में सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की? गुलाम वंश की। क्वेश्चन नंबर 15, तिरहुत लिपि का प्रयोग किस शासक को यानी किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये मैथिली भाषा को लिखने में किस लिपि का? तिरहुत लिपि का प्रयोग। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मैथिली भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। तिरहुत लिपि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। तिरहुत का अर्थ है नदी के किनारे की भूमि। मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को सूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 16, अब दोस्तों हम किस में आ गए हैं? हम आ गए साइंस के क्वेश्चन में। ये थे हमारे 15 जीके। राइफल से निकली गोली में होती है। तो दोस्तों राइफल से निकली गोली, जैसे मान लो ये राइफल है, अब इससे निकल रही है गोली, तो इसमें कौन सी दोस्तों गतिज ऊर्जा होगी, तभी तो ये गति के साथ आगे बढ़ेगी। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पिंड की गति के कारण पिंड में संचित ऊर्जा को पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है दोस्तों? के यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। द्रव्यमान m और वेग v हो जाएगा। बंदूक से दागी गई गोली अपने उच्च वेग के कारण बहुत अधिक गतिज ऊर्जा रखती है। क्वेश्चन नंबर 17, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यानी रबर का वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये कौन हो जाएंगे? चार्ल्स गुडियर। ऑप्शन नंबर 4, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार चार्ल्स गुडियर ने किया था। वल्कीकरण के एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सल्फर या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संशोधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाता है। रबर के वल्कनीकरण से रबर की गुणवत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है, अतः इस रबर से निर्मित सामग्री अधिक टिकाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 18, चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों चाय का वानस्पतिक नाम हो जाएगा कैमेलिया सीएनसिस। अब ड्रामास्टिक पेड़ का गोरिया ओलिफेरा, चाय का कैमेलिया सीएनसिस, बांस का बम्बुआ अरिडिनेफेरिया, केला का मूसा पेराडिस्कस, ब्रासिकेलस का, अब ये हो जाएगा इनके कोटि जगत हो जाएंगी। क्वेश्चन 19, डायलिसिस किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस किसके उपचार? किडनी। तो ये हो जाएगी गुर्दे की विफलता। किडनी की समस्या वाले रोगियों के लिए डायलिसिस उपचार का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। यदि किडनी पूरी तरह से विफल हो जाती है तो आपके शेष जीवन के लिए डायलिसिस प्रत्यारोपण एकत्रित किया जाता है। किडनी के कार्य, किडनी आपके शरीर में अतिरिक्त पानी, अपशिष्ट और अन्य अशुद्धियाँ जमा होने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 20, पिंडों के नियमों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो एक बल जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है उस पर कार्य करता है। घनत्व P बराबर द्रव्यमान m बटा आयतन v। इसका किसका घनत्व का ये सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस धातु में ध्वनि सबसे अधिक संचरित होती है? तो दोस्तों स्टील में सबसे ज़्यादा संचरित होती है। अगर आप स्टील की किसी भी चीज़ की यानी दोगे तो टच करोगे तो स्टील में सबसे अधिक ध्वनि आएगी।
प्रसन्नगत विकल्पों में स्टील धातु में ध्वनि सबसे अधिक संचरित होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग से यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति माध्यम घनत्व के समानुपाती है। चूंकि किसी ठोस का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठोस में ध्वनि की गति 60,000 मीटर पर सेकंड, द्रव में ध्वनि की गति 1402 से 1482 मीटर पर सेकंड, गैस वायु में ध्वनि की गति 330 से 345 मीटर पर सेकंड होती है। अतः ध्वनि ठोस में सबसे अधिक तेज चलती है। क्वेश्चन 22, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है। तो कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है। यह कार्बन का एक अपर रूप है जहाँ कार्बन परमाणुओं की घन संरचना के रूपांतरण में व्यवस्थित किया जाता है। क्रिस्टलीय कार्बन का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रूप है और ये चिकना विद्युत चालक होता है। इसका पेंसिल और गिरिश पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। डेक्टिलोग्राफ का अध्ययन है। तो डेक्टिलोग्राफ किसका अध्ययन है दोस्तों? अंगुलियों के निशान की या छाप की विधि है। डेक्टिलोग्राफ पहचान की एक विधि के रूप में उंगलियों के निशान के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। पहचानने को इस पद्धति को डेक्टिलोग्राफ भी कहा जाता है। अपराधियों की जांच में अंगुलियों के निशान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। साधारण जीवन भर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 में। लेंस बना होता है। तो लेंस किसका बना होता है दोस्तों? ये होता है फ्लिंट कांच का। फ्लिंट कांच जिसे क्रिस्टल भी कहा जाता है, यह भारी और टिकाऊ कांच होता है जिसका विशेषता इसकी चमक, स्पष्ट और अत्यधिक अप्रत्यक्ष गुणवत्ता होती है। इसका उपयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। साधारण कांच सिलिका होता है SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4 का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है? यानी कौन सा उपयोग हो जाएगा? pH मीटर। भूकंप सूचक यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। दूरबीन अंतरिक्ष में दूर की वस्तु को इसके द्वारा देखा जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कम परिमाप का विद्युत प्रवाह मापा जाता है। pH मीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो बल आधारित विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में मुख्य रूप से वृद्धि के कारण होती है। कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह में परावर्तित होने वाले सूर्य की किरणों को वायुमंडल से बाहर निकलने से रोकती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विकिरण से वायुमंडलीय गर्म हो जाता है जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहा जाता है। तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल एक पौधे के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे के बाकी हिस्सों में जल और घुले हुए खनिज को पहचानता है। इन्वर्टर एक उपकरण है जो डीसी को किसमें? एसी में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में और इन्वर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो निम्न वोल्टेज वाले डीसी को उच्च वोल्टेज वाले एसी शक्ति में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर 12, 24 या 48 वोल्ट डीसी ले सकता है और इसे 330 वोल्ट एसी में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग घरेलू इन्वर्टर में किया जाता है। डिस्टकारी एक विद्युत उपकरण है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 29, पोटेशियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? पोटास। अब महत्वपूर्ण रासायनिक नाम, उनके रासायनिक सूत्र और उनके सामान्य नाम। तो वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बाई में क्या आ जाएगा? एक H आ जाएगा, NaHCO3। कास्टिक सोडा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सूत्र हो जाएगा NaOH।
ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा CaOCl2। पोटास, ये हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। विनेगर, एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्वेश्चन 30। 295 केल्विन का तापमान ये कितने 71.33 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना एक तापमापक पैमाना है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। विभिन्न प्रकार के तापमान पैमाने से निम्नलिखित है। ये हो जाएगा इनका फ़ारेनहाइट का मान और इनका केल्विन में मान और सेल्सियस में मान, ये अलग अलग हो जाएगा। इसका सूत्र 9/5 K-273.15 प्लस 32 9/5 295 माइनस 273.15 प्लस 32 बराबर 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब किस पे, मैथ्स के क्वेश्चन में। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यदि ये 35 किलोमीटर घंटा की औसत गति से जाती है, पूरी 15 मिनट की देरी हो जाती है, तो यात्रा की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना यात्रा की कुल दूरी x किलोमीटर हो जाएगी। प्रश्न x/35 यानी 35 मिनट x 40 बराबर 15/60 हो जाएगा।